वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल गुमनाम नाइट में, जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि उनमें छिपे होते हैं वो किस्से जो शायद दिन की रोशनी भी देखने से डरते हैं। यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हर आवाज के पीछे छिपा होता है एक अनकहा राज। हर सन्नाटे में गूंजती है किसी की अधूरी पुकार और हर परछाई अपने अंदर कुछ कहती है। मैं हूं अर्जुन और आज फिर लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या यह सब सिर्फ कहानी है या सच में हुआ था? तो दोस्तों, अगर आप अकेले बैठे हैं तो जरा पीछे मुड़कर एक बार देख लीजिए। कहीं कोई आपको चुपचाप देख तो नहीं रहा, क्योंकि गुमनाम नाइट में जो सुनाई देता है वो हमेशा कल्पना नहीं होता। कभी कभी वो किसी सच्ची घटना की आखिरी गूंज होती है। हवा का झोंका, हल्की फुसफुसाहट। तो अपनी लाइट्स बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां डर सिर्फ रात में नहीं बल्कि आपकी रूह में उतर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की डरावनी कहानी। 9 साल बाद की वो मुलाकात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। शायद यह सुनकर आपको लगे कि यह किसी फिल्म या भूतिया किस्से की बात है, लेकिन नहीं, ये मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ डर है। वो डर जो दिल्ली जैसे जगे हुए शहर में सबसे गहरी नींद के वक्त जिंदा होता है। मैं दिल्ली में रहता हूं, वही दिल्ली जो दिन में भागती दौड़ती है, जहां लोग भीड़ में खो जाते हैं, जहां हॉर्न और मेट्रो की आवाजें किसी को सोचने नहीं देती। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उस दिल्ली की कहानी सुनाने आया हूं जो रात के 3 बजे जागती है, जब सन्नाटा भी किसी डर की तरह सांस लेता है, जब सड़कें खाली होती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक तैरती है, जैसे कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। ये बात आज से लगभग 3 साल पुरानी है। मैं तब एक कॉल सेंटर में काम करता था। मेरी शिफ्ट रात की होती थी और अक्सर मैं सुबह के 3 बजे के आसपास घर लौटता था। उस रात भी मैं अपनी पुरानी खटारा मोटरसाइकिल पर लोधी कॉलोनी से होकर गुजर रहा था। दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त न गाड़ियां होती हैं न इंसान, सिर्फ स्ट्रीट लाइटें जो बीच बीच में टिमटिमाती हैं और वो अजीब सी हवा जो अपने साथ सन्नाटा लाती है। मेरी बाइक की आवाज उस वीराने में कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। मैं हेलमेट के अंदर खुद से बातें कर रहा था। चल अर्जुन, बस 2 किलोमीटर और, फिर घर, फिर नींद। पर उस रात वो नींद तो जैसे हमेशा के लिए मुझसे रूठ गई थी। लोधी कॉलोनी की सड़कों के किनारे बहुत सी पुरानी सरकारी हवेलियां हैं। कुछ अब भी आबाद हैं, कुछ पूरी तरह खंडहर बन चुकी हैं। उसी रास्ते पर एक हवेली थी जो मुझे हमेशा से अजीब लगती थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और गेट पर जंग लगा हुआ ताला लटकता था। लोग कहते थे वहां कोई अदृश्य आदमी रहता है जो दिखता नहीं पर उसकी घुटन महसूस होती है। मैं कई बार उस हवेली के पास से गुजरा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैंने देखा हवेली की बंद खिड़की से एक हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। पहले मुझे लगा शायद कोई चौकीदार होगा या बिजली की कोई खराबी, पर फिर वो आवाज आई, धीमी, सिसकती हुई, जैसे कोई औरत रो रही हो पर उसकी सांस बीच में अटक गई हो। मेरी बाइक अपने आप धीमी हो गई। उस सिसकी ने मेरी जिज्ञासा और डर दोनों को एक साथ जगा दिया। मैंने गाड़ी साइड में रोकी, इंजन बंद किया और हेलमेट उतार दिया। अब वहां सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज। मैं हवेली के गेट के पास पहुंचा। लोहे का गेट ठंडा था, जैसे उसमें से अभी अभी बर्फ गुजरी हो। गेट पर एक पुरानी जंग लगी जंजीर लटक रही थी और तभी वो नीली रोशनी एकदम बुझ गई, आवाज भी रुक गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अब वो बाहर निकल आएगा। मैंने खुद से कहा, थक गया है अर्जुन, दिमाग खेल खेल रहा है, चल निकल यहां से। मैं मुड़ने ही वाला था कि खरोंचने की आवाज आई, ठीक हवेली के अंदर से, जैसे कोई लकड़ी की दीवार को नाखूनों से खुरच रहा हो। धीरे धीरे खर्र खर्र मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। मैंने न चाहते हुए भी नजर ऊपर उठाई। वो खिड़की, वही खिड़की जहां से कुछ मिनट पहले नीली रोशनी आ रही थी, अब एक परछाई से ढकी हुई थी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं लग रही थी,
वो लंबी थी, इतनी लंबी कि उसके हाथ जमीन को छूते हुए लग रहे थे। और जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो अंधेरे में दो लाल चमकती बिंदुएं दिखाई दी। मेरे होंठ खुले पर आवाज नहीं निकली। मेरे पैर जमीन में धंस गए जैसे। वो लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं, सीधी, बिना पलक झपकाए। फिर वो परछाई धीरे से हिली। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से हवा निकलने की आवाज आई, जैसे किसी बहुत पुराने टायर से हवा फूटती है। उस हवा के साथ एक गंध आई, सड़ी हुई मिट्टी और लाश की गंध। मैं अब डर से बेहोश होने वाला था, मगर तभी दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैंने खुद को झटका दिया और पूरी ताकत से दौड़ा। अपनी बाइक तक पहुंचा, उसे किक मारी। पहली बार में चालू नहीं हुई, दूसरी बार में इंजन गरजा और मैं बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर तक भागा। बस इतना याद है, जब रुका तो एक चाय की दुकान के सामने था, जहां कुछ रिक्शा वाले और ड्राइवर बैठे थे। मैं उतरा तो मेरे पैर कांप रहे थे। मेरी शर्ट पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी और मेरी हथेलियां ठंडी बर्फ जैसी लग रही थी। मैंने 3 कप कड़क चाय पी। किसी से कुछ नहीं कहा। कौन मानता, कोई कह देता। थकान में भ्रम देख लिया। लेकिन दोस्तों, वो जो मैंने देखा था वो सपना नहीं था, क्योंकि जब मैं अगले दिन उठा, मेरे हेलमेट के अंदर हवा में वही सड़ी हुई गंध बाकी थी। वो हवेली अब भी वहां है, लोधी कॉलोनी की वही पुरानी इमारत जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। लोग आज भी कहते हैं रात में वहां से नीली रोशनी निकलती है, पर मैं अब वहां से नहीं गुजरता, कभी नहीं। क्योंकि उस रात जब मैंने भागते हुए आखिरी बार रियर व्यू मिरर में देखा था, तो मुझे वो लाल आंखें सड़क पर खड़ी नजर आई थी और मुझे लगा वो सिर्फ मुझे देख नहीं रही थी, बल्कि मेरा पीछा कर रही थी। रिकॉर्डिंग में हल्की सांसों की आवाज सुनाई देती है, फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा। बस इतना ही नहीं था दोस्तों, अर्जुन की आवाज फिर सुनाई देती है, थोड़ी भारी, कांपती हुई। असल डर तो तब शुरू हुआ जब मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा अगली रात। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर वहां क्यों गया, क्यों लौट कर गया उसी रास्ते पर जहां मौत जैसी खामोशी थी। पर यकीन मानिए, कभी कभी डर से ज्यादा ताकतवर चीज होती है जिज्ञासा, और शायद मैं उसी के जाल में फंस गया था। अगली रात भी मेरी ड्यूटी थी। मेरे दोस्त रवि ने उस दिन कहा, भाई आज तू उस लोधी कॉलोनी वाले रास्ते से मत निकलना, सुनने में आया है किसी को वहां कुछ दिखा था। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ रवि, वो कोई था और वो मैं था। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, तू मजाक मत कर अर्जुन, मैं सच कह रहा हूं, कल रात उस हवेली के पास किसी और ने भी अजीब चीजें देखी हैं। मैंने उसे टाल दिया, मगर सच्चाई ये थी कि मैं खुद भी उस दिन से चैन में नहीं था। नींद में भी लगता जैसे कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा है। रात में हवा चले तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। पर फिर भी अगले दिन मैंने वही रास्ता चुना, क्योंकि दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल था, वो क्या था, कौन था वो साया, और क्यों मुझे देख रहा था। रात के करीब 2:30 बजे थे। सड़कें फिर से सुनसान थीं, स्ट्रीट लाइटें पहले जैसी टिमटिमाती हुई। मैंने बाइक की स्पीड थोड़ा धीमी रखी, जैसे किसी को ढूंढ रहा हूं। लोधी कॉलोनी का वही मोड़ सामने था, वही हवेली, वही जंग लगा गेट। इस बार हवेली पूरी अंधेरी थी, कोई रोशनी नहीं, कोई सिसकी नहीं, बस खामोशी, ऐसी कि कान बजने लगे। मैंने बाइक वहीं रोक दी और कुछ देर तक बस उस इमारत को घूरता रहा। मेरा दिल कह रहा था निकल जा, पर पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। तभी अचानक मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। रवि का कॉल था। मैंने फोन उठाया। हाँ बोल रवि। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ स्टैटिक नॉइज, जैसे रेडियो पर सिग्नल गड़बड़ हो। मैंने 2-3 बार हेलो कहा, फिर एकदम से किसी और की सांसों की आवाज सुनाई दी, गहरी, धीमी और डरावनी। फिर किसी औरत की आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ सुनाई दी। उसने कहा, अर्जुन वापस मत आना। मेरे हाथ से फोन गिर गया, उसकी स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। मैं नीचे झुका उसे उठाने के लिए, और जैसे ही सिर ऊपर किया, वो परछाई फिर सामने थी। इस बार वो हवेली के अंदर नहीं थी, वो सड़क पर थी, मेरे और हवेली के बीच। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में ढंका था, लेकिन उसकी आंखें लाल नहीं थीं, इस बार नीली थीं, ठीक वैसी ही नीली जैसी कल रात हवेली से आती रोशनी। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि जैसे स्थिर थे, और उसकी चाल,
वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि तैर रही थी। मैंने घबराकर बाइक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बाइक अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने चाबी खींच ली हो। मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। वो साया अब धीरे धीरे पास आने लगा। हर कदम पर उसकी नीली चमक और तेज होती जा रही थी। मुझे साफ दिखा, उसके पैरों की जगह कुछ नहीं था, बस हवा और धूल उड़ रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है तू? और तभी वो रुक गई। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों से नीली रोशनी सीधी मेरी आंखों में उतर गई। मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर कुछ डाल दिया हो। अचानक मेरे कानों में आवाजें गूंजने लगी, किसी बच्चे की रोने की, किसी औरत की चीख की, और बीच बीच में किसी आदमी की हंसी की, पागलपन जैसी हंसी। मैं चिल्लाया, बस कर! और फिर एकदम सब शांत हो गया। मैंने दोबारा देखा, वो साया गायब था। सिर्फ हवेली के गेट के पास जमीन पर एक गिला निशान था, जैसे कोई पानी या खून टपका हो। मैं कांपते हुए बाइक पर बैठा, किसी तरह इंजन चालू किया और घर पहुंचा तो रवि पहले से मेरे गेट के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। मैंने पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? वो बोला, भाई तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मैंने तो देखा था तू अभी अभी उस हवेली के सामने रुका हुआ है। मैं बोला, तो तू वहां कैसे देख सकता है? तू तो अपने घर पर था ना? वो बोला, नहीं भाई, मैं कैमरे से देख रहा था। मैंने तेरा लोकेशन शेयर किया था ना, तो कैमरा ऐप में देखा। वो नीली चीज तेरे पीछे थी अर्जुन। वो तेरे इतने पास थी कि मैं सोच रहा था तुझे खींच ले जाएगी। मुझे याद आया, रवि ने मेरी बाइक में एक जीपीएस कैमरा लगाया था जो बैक व्यू रिकॉर्ड करता था। मैंने कांपते हाथों से उससे कहा, वो फुटेज दिखा। रवि ने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की। स्क्रीन पर सब साफ दिख रहा था, सड़क, हवेली और मैं। फिर कुछ सेकंड बाद फ्रेम के पीछे से कुछ हिलता हुआ दिखा, एक साया धीरे धीरे पास आता हुआ। और जब वो मेरे ठीक पीछे आया तो कैमरे में स्टैटिक नॉइज भर गया। इमेज ब्लर हो गई। फिर आखिरी फ्रेम में बस इतना दिखा, मेरे हेलमेट पर नीली परछाई की परत। मैंने मोबाइल नीचे रख दिया। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रवि बोला, भाई ये क्या था? मैंने बस इतना कहा, अब ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उस रात मैं कमरे में अकेला था। नींद आने से पहले मुझे लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। मैंने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, पर खिड़की पर 3 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लंबे, नीले और गीले। दोस्तों, वो साया सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था, वो मेरे साथ घर आ चुका था। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि वो साया मेरे साथ घर आ गया था, तो ये कोई रूपक नहीं है। मैं सच में उस रात से कभी अकेला नहीं रहा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी और की बन गई थी। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, लोग, काम, ऑफिस, हंसी, बातें। पर रात मेरी नहीं रह गई थी। पहली रात तो जैसे किसी ने मुझे सोने ही नहीं दिया। कमरे की बत्तियां बंद करते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कोने में खड़ा है। मैंने सोचा दिमाग का भ्रम होगा, पर फिर खिड़की के पास से फुसफुसाने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। अर्जुन! मैं एकदम उठ बैठा। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ पंखे की आवाज और बाहर दूर जाती किसी गाड़ी की गूंज। पर मुझे पता था वो वही है, वो साया। मैंने टीवी चालू किया ताकि मन थोड़ा हटे, पर जैसे ही टीवी ऑन हुआ, स्क्रीन कुछ सेकंड झिलमिलाई और अपने आप बंद हो गई। फिर उसमें अपने आप ब्लू कलर का पैटर्न दिखने लगा, वही नीला रंग जो हवेली से निकलता था। मैंने घबराकर रिमोट उठाया, लेकिन रिमोट खुद ही मेरे हाथ से फिसल गया। और तभी टीवी के स्पीकर से वही सांसों की आवाज आने लगी, धीमी, गहरी और डरावनी, जैसे कोई बहुत पास बैठा हो और मेरे कान के अंदर सांस ले रहा हो। मैंने गुस्से और डर के बीच चिल्लाकर कहा, तू कौन है? क्या चाहता है? टीवी की स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए नीला चेहरा दिखा, धुंधला पर साफ इतना कि मैं पहचान सका। वो वही था, वही साया जिसकी आंखें नीली थीं और पैर नहीं थे। मेरे मुंह से चीख निकली। टीवी बंद किया और कमरे से बाहर भागा। रात के 3 बज रहे थे, सड़क सुनसान, हवा ठंडी। मैं वहीं सड़क पर बैठ गया। कुछ देर बाद रवि का कॉल आया। भाई फिर कुछ हुआ क्या? मैं कांपती आवाज में बोला। रवि, वो यहां है, मेरे घर में है। रवि बोला, मैं आ रहा हूं, तू कहीं मत जा। करीब आधे घंटे बाद रवि आ गया। उसने देखा मेरा चेहरा पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही उसने कहा, भाई तेरे कमरे की हवा कितनी ठंडी है,
ऐसी तो चालू नहीं है ना? मैंने सिर हिलाया। नहीं। रवि ने अपने फोन से टॉर्च ऑन की। दीवार के कोने में कुछ निशान थे, 3 लंबे नीले निशान, उसी तरह के जैसे खिड़की पर बने थे। वो झुककर देखने लगा। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा फैल गया। हम दोनों ने एक साथ सांस लेने की आवाज सुनी। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई। अब वो हमारे पीछे थी। रवि ने कांपते हुए कहा, भाई पीछे कुछ है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पलटा और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। कमरे के कोने में वो साया खड़ा था। नीली आंखें चमक रही थीं, चेहरा धुंध में ढका था। उसके होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी कि सांस बाहर आकर धुएं में बदल गई। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। रवि पीछे हटने लगा, बोला, भाई चल भाग चलते हैं। पर तभी साया रुका। उसने धीरे से सिर झुकाया और मेरी तरफ इशारा किया। फिर उसकी आवाज आई, क्यों लौट आया तू? मैं वहीं जम गया। वो मुझसे सवाल कर रहा था। उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। वो जैसे 2 आवाजों का मिश्रण थी, एक मर्द की, एक औरत की। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, क्योंकि तूने मुझे बुलाया था। वो साया ठिठक गया। फिर एक पल में सब कुछ गायब। रोशनी, आवाज, ठंडक, सब। कमरा फिर सामान्य लगने लगा। रवि बोला, क्या ये सपना था? मैंने कहा, नहीं, ये शुरुआत है। हम दोनों ने अगली सुबह तय किया कि उस हवेली में फिर से जाना होगा, क्योंकि वो जो भी था वहीं से आया था। रवि बोला, भाई हमें वहां जाकर पता करना होगा कि वो कौन है। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में डर था। रात को मैंने रवि के साथ सोने का तय किया। हमने अपने फोन से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ताकि अगर कुछ आवाज आए तो रिकॉर्ड हो जाए। करीब 2 बजे रात मुझे लगा कोई दरवाजे के बाहर चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आवाज, थक थक थक, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मैंने रवि को हिलाया, वो भी जाग गया। दरवाजे की दरार से हमने टॉर्च की रोशनी डाली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर 3 नीले हाथों के निशान बने थे। उसी वक्त मेरे फोन में रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। सुबह जब रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें बस एक आवाज थी, फुसफुसाहट और एक वाक्य, वो नहीं चाहता कि तुम फिर आओ। रवि ने कहा, कौन नहीं चाहता? मैंने बस इतना कहा। वो, अब मुझे समझ आने लगा था। वो साया किसी चीज की रखवाली कर रहा था, कुछ ऐसा जो हवेली के अंदर छिपा है, और वो नहीं चाहता कि कोई इंसान वहां जाए। लेकिन अब मैं डर से नहीं भाग सकता था, क्योंकि अब वो मेरे साथ था, मेरे कमरे में, मेरी सांसों में, मेरे सपनों में। उस रात मुझे नींद नहीं आई। लगातार एक ही सपना आता रहा, एक पुरानी हवेली, अंदर जलती नीली आग और कोई आवाज जो पुकार रही थी, मुझे आजाद कर। रिकॉर्डिंग में गहरी सांसें, कुछ सेकंड की खामोशी। दोस्तों, अब मैं जान गया था कि ये कोई आत्मा है, पर सवाल ये था कि वो कौन थी और क्यों मुझे चुना उसने। दोस्तों, ये वो रात थी जब डर और सच्चाई एक दूसरे से आमने सामने हुए थे। मैं और रवि दोनों ने ठान लिया था कि आज जो भी होगा सामना वहीं जाकर करेंगे, उस लोधी कॉलोनी की पुरानी हवेली में। रात के करीब 12:30 बजे हम निकले। रवि ने अपनी कार ली थी और मैंने बैग में कैमरा, टॉर्च और एक तांत्रिक से ली हुई काली डोरी रख ली थी। उसने कहा था, अगर कुछ दिखे तो ये डोरी अपने दाएं हाथ में बांध लेना और कभी पीछे मत देखना। दिल्ली की सड़कों पर उस रात अजीब सन्नाटा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ भी जैसे झुककर फुसफुसा रहे हों। हम जब लोधी कॉलोनी के उस हिस्से में पहुंचे जहां हवेली थी, तो हवा में वही जानी पहचानी सड़ी हुई गंध फिर से महसूस हुई। रवि ने कहा, भाई अब भी टाइम है, लौट चल। मैंने कहा, अब नहीं रवि, अब डर के आगे सिर्फ जवाब है। हवेली का बड़ा सा गेट अंधेरे में छिपा हुआ था। लोहे का ताला टूटा पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोला हो। हम अंदर दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी। हर तरफ टूटी ईंटें, झड़ता पलस्तर और मकड़ी के जाले। नीचे फर्श पर कुछ पुराने अखबार बिखरे थे, जिनकी तारीख थी 1998। रवि बोला, भाई देख, यहां तो कोई सालों से नहीं आया। मैंने कहा, पर फिर भी कोई है यहां। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। कमरे के अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी आगे जाती तो पीछे कुछ हलचल महसूस होती, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हम दोनों ने कई बार पलट कर देखा, पर हर बार सिर्फ हवा।
हवेली के अंदर जाते जाते हम एक बड़े हॉल में पहुंचे। बीच में टूटी हुई लकड़ी की कुर्सियां थीं और एक पुराना शीशा दीवार से टिका हुआ। वही शीशा था जो कमरे के हर कोने को अपने अंदर समेट लेता था। मैंने जब उसमें देखा तो मुझे खुद का अक्स नहीं दिखा, बल्कि किसी और का। एक औरत, सफेद साड़ी में, नीले बाल और जलते हुए हाथ। मैंने डर कर आंखें झपकाईं, पर जब दोबारा देखा तो वो गायब थी। रवि ने कहा, भाई तूने देखा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वो थी। तभी अचानक हवेली के पीछे वाले हिस्से से खट 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 की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बार बार खुल बंद हो रहा हो। हम दोनों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां एक लकड़ी का दरवाजा था, आधा टूटा हुआ। मैंने उसे धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, पर हल्की नीली चमक भीतर से निकल रही थी। रवि बोला, भाई यही वही रोशनी है। मैंने सिर हिलाया और धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर एक छोटा कमरा था। दीवारों पर किसी पुराने जमाने की पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक ही औरत बार बार बनी हुई थी। हर तस्वीर में उसका चेहरा आधा जला हुआ और हर तस्वीर के नीचे एक ही नाम लिखा था, नीला। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नीला, वही रंग, वही रोशनी, वही साया। मैंने दीवार छूने की कोशिश की तो अचानक पूरा कमरा कांप उठा। दीवार पर लकीरें बनने लगीं और एक ठंडी हवा कमरे के अंदर घूमने लगी। अचानक वो नीली रोशनी तेज हो गई, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। और फिर किसी औरत की चीख सुनाई दी, मुझे आज याद करो। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रूह कांप गई। रवि बोला, भाई बाहर चल। पर मैंने कहा, नहीं रवि, ये बोल रही है मुझसे। ये वही है जो मेरे पीछे आई थी। मैंने टॉर्च नीचे रखी और बोला, कौन है तू? वो आवाज आई, मैं नीला, इस हवेली की आखिरी सांस हूं। फिर हवा में उसका चेहरा उभर आया। वही औरत, वही नीली आंखें, वही साड़ी, पर अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो बोली, मेरी आत्मा यहां कैद है। जिसने मुझे मारा था उसने मेरी देह यहीं जलाई थी, और अब मैं किसी इंसान की आवाज से ही आजाद हो सकती हूं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू मुझसे क्या चाहती है? वो बोली, मेरा सच सबको सुना ताकि मैं मुक्त हो सकूं। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, पर मैंने उसे रोका। रवि, रिकॉर्डिंग चालू रख। रवि ने मोबाइल ऑन किया और मैं बोला, बोल नीला, क्या हुआ था तेरे साथ? वो बोली, मैं इसी हवेली में रहती थी। मेरा पति डॉक्टर समरजीत एक पागल इंसान था। वो मुझ पर प्रयोग करता था, मेरी नसों में दवा डालता था, कहता था कि वो मौत को मात देगा। एक दिन उसने मेरी सांसें रोक दी और मुझे जिंदा जलाया, क्योंकि मैं भागना चाहती थी। उसकी आवाज कांप रही थी और हवा में एक अजीब घुटन भर गई थी। दीवारों से धुआं निकलने लगा, वो नीला धुआं जो पहले भी मैंने देखा था। वो बोली, अब हर उस इंसान को मैं बुलाती हूं जो इस रास्ते से गुजरता है, क्योंकि मैं अपने सच की गवाह ढूंढ रही हूं। मैंने कहा, तो तू मुझे क्यों चुना? वो बोली, क्योंकि तूने मुझे देखा था और तूने भागा नहीं। मेरे कानों में उसका हर शब्द हथौड़े जैसा लग रहा था। रवि ने कहा, भाई अब चल, बहुत हो गया। लेकिन तभी हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा बंद, सन्नाटा गाढ़ा, और फिर आवाज आई, अब तेरा काम खत्म नहीं हुआ अर्जुन, अब तू मेरा रास्ता है। नीली रोशनी ने पूरा कमरा भर दिया। रवि ने मुझे पकड़ा, भाई भाग। हम दोनों किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे, पर दरवाजा जैसे खुद जिंदा हो गया था। वो खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ आवाज गूंजने लगी। किसी ने मेरी लाश को शांति नहीं दी। अब कोई भी चैन से नहीं सोएगा। रवि जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, जो उसने किसी पुजारी से सीखा था। मैंने अपने हाथ की काली डोरी कसकर बांधी और आंखें बंद करके चिल्लाया, नीला, अगर तू सच में चाहती है कि तुझे शांति मिले तो मुझे अपना दर्द दिखा। एक पल में सब अंधेरा हो गया। फिर अचानक पूरा कमरा किसी फ्लैश की तरह चमका और मेरी आंखों के सामने वो सब दिखने लगा। एक औरत जंजीरों में बंधी हुई, एक आदमी हंसते हुए उस पर रासायनिक दवा डाल रहा है। वो जल रही है, चिल्ला रही है, समरजीत, मुझे छोड़ दो। और फिर उसकी आवाज बुझ जाती है। आसमान से नीली आग गिरती है और हवेली जलकर राख हो जाती है। अचानक मैं फिर वर्तमान में लौट आया। कमरा खाली था। वो आवाज अब नहीं थी, बस दीवार पर एक निशान था। धन्यवाद अर्जुन, रवि हांफते हुए बोला। भाई अब खत्म हो गया? मैंने कहा, नहीं, अब शुरू हुआ है। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर अर्जुन की भारी सांसें।
दोस्तों, उस रात हम किसी तरह वहां से बाहर निकले, पर जब सुबह मैं घर पहुंचा तो दीवार पर फिर वही नीले हाथों के निशान थे। मतलब नीला अब आजाद नहीं हुई, वो अब मेरे साथ जुड़ चुकी थी। थोड़ी देर की खामोशी, फिर कहता है, अब मुझे नीला के उस पति का नाम ढूंढना था, क्योंकि जो कुछ उसने किया था उसका अंत अब मुझसे होना था। नीला की वो रात, वो हवेली, सब खत्म हो गया था, पर दरअसल वहीं से सब शुरू हुआ था। उस रात के बाद से मेरे घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को कोई दीवार पर दस्तक देता, मेरे कमरे की लाइट अपने आप झपकती और आईने में कभी कभी एक चेहरा दिख जाता, वही नीले बालों वाला, आधा जला हुआ। मैं समझ गया था कि नीला अब मुझसे जुड़ चुकी है। वो चाहती थी कि मैं उसके पति डॉक्टर समरजीत का सच सामने लाऊं। मैंने उस हवेली की पुरानी फाइलें ढूंढनी शुरू की, पुरानी अखबारों में खोज की तो एक रिपोर्ट मिली, लोधी कॉलोनी में डॉक्टर की पत्नी की रहस्यमयी मौत। समरजीत का नाम FIR में था, पर केस कभी खुला ही नहीं, क्योंकि वो भी उस रात के बाद गायब हो गया था। अब मेरा एक ही मकसद था, उस डॉक्टर को ढूंढना, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ। एक रात मैं पुरानी लाइब्रेरी गया, जहां दिल्ली के पुराने केस रिकॉर्ड रखे थे। रजिस्टर पलटते पलटते मुझे एक फाइल मिली, केस नंबर 3298, डॉक्टर समरजीत वर्मा, डिक्लेयर्ड डेड। लेकिन मौत का कोई सबूत नहीं था, बस लिखा था, मिसिंग सिंस 1999। मैंने ठंडी सांस ली और वहीं से रवि को फोन किया। रवि, मुझे लगता है वो डॉक्टर जिंदा है। रवि चौंक गया। क्या बोल रहा है तू भाई? मैंने कहा, हाँ, और अगर वो जिंदा है तो उसने नीला की आत्मा को कभी मुक्त होने नहीं दिया। रवि ने कहा, तू पागल हो गया है अर्जुन, छोड़ दे ये सब। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली रात मैं फिर उस हवेली में पहुंचा, अकेला। इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। हवेली जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। अंदर वही सन्नाटा, वही टूटी दीवारें, बस अब नीले रंग की चमक ज्यादा तेज थी। मैंने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। नीला, मैं आ गया हूं, अब बोल, मुझे क्या करना है? हवा में सरसराहट हुई। धीरे धीरे सामने धुआं जमा होने लगा। धुएं के बीच से वही चेहरा उभरा, वो नीला। वो बोली, अर्जुन, वो जिंदा नहीं, पर उसकी आत्मा अब भी यही है। वो हवेली के तहखाने में कैद है। मैंने कहा, तहखाना कहाँ है? वो बोली, नीचे, उस शीशे के पीछे। मैंने उस पुराने शीशे के पास जाकर हाथ लगाया। जैसे ही शीशा छुआ, वो दीवार पीछे की ओर सरक गई और एक अंधेरा रास्ता खुल गया। नीचे से ठंडी हवा और सड़े मांस की गंध आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। सीढ़ियां खत्म हुई तो सामने एक छोटा कमरा था। बीच में एक लोहे का पलंग और उस पर बंधी हुई एक लाश, आधा कंकाल, पर सिर पर अब भी चमड़े का नकाब था। दीवार पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, मैं मरने के बाद भी उसे छोड़ूंगा नहीं। नीला की आवाज गूंजी, वो है समरजीत। मैंने कहा, तो अब मैं क्या करूं? वो बोली, उसकी राख को तोड़ दे, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। मैंने डरते हुए उस लाश के पास रखा हुआ लोहे का बर्तन उठाया। अंदर राख थी, पर जैसे ही मैंने उसे जमीन पर फेंका, कमरा कांप उठा। हवा में एक आदमी की डरावनी हंसी गूंज उठी। तूने क्या सोच लिया अर्जुन, मुझे मिटा देगा? अचानक वो राख नीले धुएं में बदल गई और मेरे सामने समरजीत की आत्मा खड़ी थी, काले कोट में, जलते हुए चेहरे के साथ। वो बोला, नीला मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। मैंने कांपते हुए कहा, तेरा खेल अब खत्म है। और मैंने जेब से वह काली डोरी निकाली जो तांत्रिक ने दी थी। मैंने उसे हवा में घुमाया और जोर से बोला, नीला, अब तेरी आत्मा को मैं मुक्त करता हूं। एक पल के लिए पूरा तहखाना सफेद रोशनी से भर गया। समरजीत की आत्मा तड़पने लगी। वो चीखा, नहीं, तू नहीं जानता क्या कर रहा है। और अगले ही पल सब खत्म हो गया। हवा में सन्नाटा, नीले धुएं की जगह अब हल्की सुनहरी रोशनी थी और वो आवाज आई, धन्यवाद अर्जुन, अब मैं आजाद हूं। मैं घुटनों पर गिर गया। मेरे आसपास बस राख थी और उस राख के बीच एक सफेद गुलाब रखा था जो अपने आप खिला था। रिकॉर्डिंग में कुछ देर चुप्पी, फिर उसके बाद से दोस्तों मैं कभी उस हवेली में नहीं गया। रवि कहता है कि मैंने जो देखा वो मेरी कल्पना थी, पर आज भी रात को जब मैं आईने में देखता हूं तो वो गुलाब अब भी वहीं दिखाई देता है, आईने के अंदर,
शायद नीला अब आजाद है, या शायद वो मेरे साथ ही रह गई है। हल्की हवा की आवाज, फिर रिकॉर्डिंग बंद होने से पहले अर्जुन की आखिरी पंक्ति। तो दोस्तों, अगर कभी तुम लोधी कॉलोनी के उस रास्ते से गुजरो और नीली रोशनी देखो तो पीछे मत देखना, क्योंकि वो अब भी किसी को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी दास्तान जो शायद बस एक कहानी नहीं थी, बल्कि किसी की अधूरी चीख, किसी का अनकहा सच थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यार ही हमें अगली रात, अगली गुमनाम कहानी तक ले जाता है। और याद रखिए, डर वहीं तक होता है जहां तक आप उसे जगह देते हैं। कभी कभी सच्चा डर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही सोया होता है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर याद रहे, रात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर सन्नाटा कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। मिलते हैं दोस्तों, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।